दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसानों के एक दिन का उपवास खत्म हुआ। यानी जो किसान इस देश को पीढ़ियों से अनाज देता आ रहा है उसे भी एक दिन का उपवास इन बातों के तहत रखना पड़ा कि अगर 3 कानून बरकरार रह गए तो वह अपनी ही जमीन पर गुलाम हो जाएगा। आने वाले वक्त में 2 जून की रोटी के लाले उसे भी पड़ जाएंगे। तो उसे इस तरीके से एक दिन का उपवास भी मंजूर है और शायद अपने आंदोलन को तब तक आगे ले जाने की सोच को भी बरकरार रखना है जब तक सरकार की तरफ से यह उम्मीद ना जगा दी जाए कि आने वाले वक्त में आप अपनी जमीन पर गुलाम नहीं होंगे, आपके अनाज को खरीदा जाएगा। जो पैसा अनाज उपजाने में लगता है उससे ज्यादा कीमत दी जाएगी। लेकिन कोई भरोसा, कोई उम्मीद इस दौर में जाग नहीं रही है। किसान उपवास पर बैठा था और देश के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स आपस में लगातार गुफ्तगू कर रहे थे। कृषि मंत्री हो, इस देश के रक्षा मंत्री हो, इस देश के गृह मंत्री हो, इस देश के वाणिज्य मंत्री हो, सभी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस देश के कृषि मंत्रालय से लेकर कृषि भवन तक के भीतर कई दर्जन नौकरशाह लगातार सरकार को यह टिप्स दे रहे थे कि इन बातों को अगर किसानों के सामने इस तरीके से रखा जाए तो शायद बात बन सकती है। और सरकार और देश के प्रधानमंत्री भी खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हमने पहली बार आजादी के बाद इस देश में कृषि सुधार की तरफ कदम बढ़ाया है। इससे पहले किसी ने यह हिम्मत नहीं की थी। हमने ही एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म की सोची और यह 3 कानून उसी के लिए हैं। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि सरकार की दृष्टि में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है और यह 3 कानून है वह उसे सही क्यों लगते हैं और किसानों को यह सही क्यों नहीं लग रहे हैं। और इन दोनों के बीच सिर्फ आप दिल्ली की सीमा पर खड़े किसानों की तादाद को मत देखिए, यह आज समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश के भीतर में जो 12 करोड़ किसान और 14 करोड़ मजदूर एक साथ लगकर कितनी उपज उपजाते हैं और दुनिया के भीतर में भारत की उपज कहां कहां चली जाती है। गोडाउन से लेकर रिटेल सेक्टर से लेकर एक्सपोर्ट तक की स्थिति अगर इस देश के भीतर से पैदा हुई है तो उसकी नब्ज कहीं ना कहीं किसानी पर ही टिकी है। यानी अनाज नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कौन करेगा, अनाज नहीं होगा तो गोडाउन किसके लिए होंगे, अनाज अगर नहीं होगा तो उसको रिटेल सेक्टर में बेचने के लिए कोई क्यों जाएगा। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि जो अनाज है जिसे किसान उपजाता है उसको ही इस देश में उसकी लागत का मूल्य भी ना मिल पाए और सरकार इसलिए हाथ खड़े कर दे कि अगर एमएसपी के तहत जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है अगर उसके तहत उसने 23 फसलों को खरीदना शुरू कर दिया तो उस पर तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए का बोझ आ जाएगा। सरकार 15 लाख करोड़ रुपए कैसे दे सकती है किसानों को, यह एक मुश्त आपको लग सकता है। और मौजूदा वक्त में वह सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए ही जो पीडीएस सिस्टम है, जो राशन दुकानों से अनाज मिलता है उसके तहत एमएसपी से खरीदती है और लगभग 6% किसानों से वह एमएसपी का अनाज खरीद सकती है। लेकिन एमएसपी अगर कानून बन जाएगा तो कम से कम 60% किसान, वह बिहार का किसान हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, केरल का हो या तमिलनाडु का हो, सब जगहों से एमएसपी के तहत सरकार को खरीदना पड़ेगा। और सरकार 15 लाख करोड़ रुपए का बोझ कैसे उठा पाएगी? यह तो बहुत बड़ा बोझ है और सरकार की इकोनॉमिक रिफॉर्म में यह फिट बैठता भी नहीं है। तो आज जरा इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के उन परिस्थितियों को समझ लीजिए। सरकार के इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म के दायरे में किसान बिल्कुल नहीं आते हैं। यानी किसानी खत्म हो जाए तो ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो सकता है। सरकार इस दिशा में बढ़ चुकी है। आप कहेंगे यह कैसे संभव है कि किसानी खत्म हो जाए? इसका बड़ा छोटा सा जवाब यह होगा कि इस देश के भीतर में जितने गोडाउन्स हैं, जो भी रिटेल सेक्टर से जुड़ा है, जो भी एग्रो कंपनीज काम कर रही है, जो भी फसल बीमा देने के नाम पर इंश्योरेंस देती है किसानों को, सभी को अगर मिला दीजिएगा, जो किसान के प्रोडक्ट से इस देश के भीतर में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनकी तादाद 3,000 से ज्यादा है। और इन 3,000 कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी 3 लाख से ज्यादा हैं जो सीधे पेरोल पर है।
अतिरिक्त कितनी बड़ी तादाद है वो गिनने की बात नहीं है, वो बड़ी तादाद है। 3 लाख तो सीधे कर्मचारी हैं और इनको जो लाभ होता है वह उस 15 लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ होता है जिसे सरकार एमएसपी के तहत देने से इनकार कर रही है। आप कहेंगे ये कौन सा गणित है? हमें लगता है आज जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो किसानों की गिनती मत कीजिए, दिल्ली की सीमाओं को छोड़ दीजिए और जरा समझिए इस देश के भीतर में किसान कितने अनाज को उपजाता है। हम लोग 2018, 19, 20 को ही एक बेसलाइन बनाते हैं तो चावल जो उपजा इस देश के भीतर में 102 मिलियन टन, जो गेहूं उपजा वो 106 मिलियन टन, यानी फूड ग्रेन्स जो टोटल था वो 291.95 मिलियन टन था। इसमें पल्स यानी दाल भी 26.30 मिलियन मीट्रिक टन, यह भी जोड़ दीजिए। वेजिटेबल जो किसान उपजाता है वो तकरीबन 191 मिलियन टन भारत में वेजिटेबल्स उगते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो 97.97 मिलियन टन, यह सिर्फ फ्रूट्स होते हैं। यानी हॉर्टिकल्चर को जोड़ दीजिएगा तो यह लगभग 320.48 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर होता है। इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में अनाज, फसल, सब्जी, सारी चीजें होती हैं कि एक ऐसी परिस्थिति है कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में अनाज को अपने गोडाउन में रखकर उसको एक्सपोर्ट करने की दिशा में अब ले जाना चाहती है। और इसके लिए अभी तो शुरुआत होगी आने वाले वक्त में, लेकिन मौजूदा वक्त में शुरुआत में समझिए इस देश में जो गोडाउन बना ले उसको लगभग 8000% मुनाफा होता है। 8000% मुनाफा गोडाउन बनाने वाले को, रिटेल सेक्टर वाले को 1600% मुनाफा होता है, जो एक्सपोर्ट करता है उसको 1400% मुनाफा होता है, एग्रो कंपनीज जो है उनको 7000% मुनाफा होता है। परसेंटेज का मुनाफा, जो परसेंट पैसा लगा रहे हैं, माल ला रहे हैं और उसका सेल कर रहे हैं, उसका मुनाफा हम बता रहे हैं। बीमा कंपनियों को लगभग 9000% का मुनाफा होता है। एग्रीकल्चर कंपनीज जो होती है उनको लगभग 7000% का मुनाफा होता है। लेकिन किसान सिर्फ अपने लागत को चाहता है और लागत से 50% ज्यादा, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है वही चाहता है। सरकार कह रही है 15 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा एमएसपी लागू कर दिए तो, क्योंकि 15 लाख करोड़ का भी अगर आप हिसाब समझना चाहते हैं तो रियल टर्म में वो लगभग 10 लाख करोड़ होगा। लेकिन बाकी 5 लाख करोड़ का जो जिक्र हो रहा है वो दरअसल उसमें 14% प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होता है, जिसमें मंडी टैक्स होता है, आड़ती टैक्स होता है, रूरल डेवलपमेंट सेस होता है, पैकेजिंग होती है, स्टोरेज होता है, लेबर होता है। इसको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कहते हैं। इस पर लगभग 14% खर्च आता है एफसीआई का। 12% जो वो वितरित करती है अलग अलग जगहों पे, जिस पे लेबर होगा, लोडिंग होगा, अनलोडिंग होगा, वह भी लगभग 12% खर्च करना पड़ता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अनाज भिजवाना, राज्यों में भिजवाना, जिला पंचायत तक भिजवाना, ये सब में खर्च आता है। और 8% होल्डिंग कॉस्ट होता है, जिसको आप अनाज को रखते हैं। अनाज बचा के रखे थे तभी आप इस महामारी के दौर में 80 करोड़ लोगों को कह पाए कि 5 केजी अनाज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्योंकि अनाज आपके गोडाउन में था। उस पर लगभग 8% का खर्च आता, यानी लगभग 5 लाख करोड़ का खर्चा इसी रूप में हो जाएगा। अगर आप 10 लाख करोड़ रुपया एमएसपी को लागू करने के बाद निछावर करने को तैयार है, तो जो सरकार नहीं है इसीलिए वो नहीं मानेगी, आखिर तक नहीं मानेगी। लेकिन सवाल है जब उस उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनियां जो है, हमको लगता है आज आपको कंपनियों के नाम भी बताना चाहिए, ऐसे आप शायद, हमने गोडाउन्स का जिक्र तो इससे पहले बहुत किया है। वॉलमार्ट के गोडाउन्स हैं, अडानी के गोडाउन है इस देश के भीतर में, अलग अलग कंपनियों ने गोडाउन खोले हैं। लेकिन इस देश की टॉप मोस्ट कंपनी हम जैसे बताते हैं एग्रो कंपनी, बड़ी पुरानी कंपनी है पीआई इंडस्ट्री। ये आज से नहीं खुली है, ये दुनिया भर में इसका भारत बेस था। इसने भारत से चाइना, जापान, जर्मनी, सब इसमें लगभग 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं। और इसके जो रिटेलर्स पॉइंट हैं वो लगभग 84,000 रिटेलर्स पॉइंट हैं। इसका जो ईयरली जो नेट प्रॉफिट आप कह सकते हैं, नेट इनकम जो है वो 700 करोड़ से ज्यादा का है। किसान इतना कभी नहीं कमाएगा, ये कंपनी कमाती है। RCFL यानी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 3000 करोड़ का है और इसका जो प्रॉफिट है ईयरली लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट है। पंजाब केमिकल्स क्रॉप
प्रोटेक्शन लिमिटेड, यह 1975 में कंपनी बनी थी। इसका मार्केट कैप लगभग 850 करोड़ का है, लेकिन इसका 30 करोड़ का लाभ इसका हर साल इसको हो जाता है। ये छोटी कंपनी है लेकिन हो जाता है। जो तमाम कंपनियों का हमने जिक्र किया, इसमें 30 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक का ईयरली लाभ पाने वाली कंपनियां हैं। और उनका प्रोडक्ट क्या है? अनाज है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। वो अलग अलग तरीके से चीजों को डेवलप कर रही है और उनको डेवलप करने में सरकार मदद करती है, बैंक लोन देते हैं, लेकिन किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं। एस्कॉट लिमिटेड, इसका मार्केट कैप तकरीबन 8000 करोड़ का है और इसको 30 करोड़ सीधे सीधे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट है उससे 30 करोड़ का लाभ इसको सीधे सीधे होता है। यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, बड़ा अजीबोगरीब सवाल है कि जो खाद और बीज है उसको बनाने वाली कंपनियों को भी करोड़ों में लाभ होता है, लेकिन जो उसे उपजाता है किसान, उसको लाभ नहीं होता है, वह लागत की लड़ाई लड़ता है। यूपीएल जो यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड है, इसको लगभग 1200 करोड़ का लाभ होता है। ये 1969 में बनी थी। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, यह 1989 में बनी थी। इसको लगभग 1500 करोड़ का सालाना लाभ होता है। जो कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड है, 1961 में बनी थी। इसको भी लगभग 600 करोड़ का लाभ होता है। यह फर्टिलाइजर में है, क्रॉप प्रोटेक्शन में है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट में है, स्पेशली न्यूट्रिशन कैसे डेवलप किया जाए इस क्षेत्र में भी ये काम करती है। जैन इरिगेशन सिस्टम 1986 में बना था। इसको जो लाभ होता है वो तकरीबन 150 से 200 करोड़ का लाभ होता है। इसके यहाँ भी लगभग 11,500 एम्प्लॉई काम करते हैं। गोदरेज एग्रोवेट जो है, यह पोल्ट्री प्रोसेसिंग में आता है। एनिमल को जो फीडिंग होती है, जो ऑयल पाम होता है, उस क्षेत्र में काम करता है। इसको भी लगभग 700 करोड़ का लाभ होता है। जो टॉप एग्रीकल्चर कंपनी है इस देश के भीतर में काम कर रही है, उनको प्रोडक्ट तो किसानी वाले चाहिए। और उसमें जैसे जेके एग्रीकल्चर जेनेटिक्स, इसका जो रेवेन्यू है वो लगभग 200 करोड़ का रेवेन्यू है। एचपीसी बायोसाइंस, इसका मार्केट कैप लगभग 450 करोड़ का है। जो नाथ बायोजेनेसिस इंडिया लिमिटेड है, यह पेपर सीड्स के क्षेत्र में काम करता है। इसका रेवेन्यू 268 करोड़ का है। रघुवंश एग्रो फार्म लिमिटेड, इसका रेवेन्यू 437 करोड़ का है। धनश्री टी एंड इंडस्ट्रीज, टी और कॉफी को भी इसमें जोड़िएगा तो उसका रेवेन्यू लगभग 316 करोड़ का है। गोड्रिक्स ग्रुप लिमिटेड का रेवेन्यू लगभग 803 करोड़ का है। कावेरी सीड कंपनी है, इसका रेवेन्यू लगभग 808 करोड़ का है। इसके अलावे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की किसानी की उपज पे टिके हुए हैं, इसमें जैसे ड्यू पॉइंट, यह आज की नहीं है, 200 साल पुरानी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में ही है। यह बीज में काम करती है, पेस्टिसाइड में काम करती है, इंसेक्टिफाइड में काम करती है। ये एक लिहाज से क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस दिशा में काम करती है। इसके अलावा रैलीज इंडिया लिमिटेड है, ये इसका बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। यह टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है, यह भी क्रॉप्स को लेकर काम करती है। जो एडवेंटा लिमिटेड है, 1994 में बनी थी, ये सीड्स का बिजनेस करती है। ये सारी कंपनियां का शेयर बाजार में भी ये लिस्टेड कंपनियां, एनएसई बीएसई में लिस्टेड कंपनियां जिसकी हम जानकारी दे रहे हैं। नेशनल एग्रो इंडस्ट्री लुधियाना में इसका हेडक्वार्टर है, 1970 में बनी थी। पोप्स ऑर्गेनिक स्टेट्स जो है, ये त्रिपुरा केंद्रा में, केरल में इसका त्रिपुरा का इलाका है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ये ज़्यादातर टी और कॉफ़ी में काम करती है। इस तरीके से इन कंपनियों के साथ साथ जब आप जोड़ना शुरू करते हैं कि इनका जो टोटल लाभ हो रहा है, वो लाभ की तादाद इतनी ज़्यादा है जो कि एग्रो कंपनीज है इस देश के भीतर में, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर माल बेचती है, एक्सपोर्ट करती है, उससे जो लाभ इनको मिलता है वह सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदी गए अनाज और फसल की तुलना में कहीं ज़्यादा है। लेकिन सरकार ये कह रही है हम एमएसपी पे लेंगे तो हमारे ऊपर तो लगभग 15 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा, हम कैसे लेंगे। और किसानों से बातचीत में गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया, जो किसान नेता जानकारी दे रहे हैं, लेकिन किसान नेता इस बात को नहीं रख पाए कि जनाब जो हमारे क्रॉप है उस पर जो इंडस्ट्रीज चलती है उनका लाभ कितना, ये तो बता दीजिए। वह सरकार नहीं बताएगी, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद अब एग्रीकल्चर ही वो क्षेत्र बचा हुआ है जो पूरे तरीके से अलग थलग भारत में है, और उसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए, सरकार का एग्रीकल्चर रिफॉर्म उसी दिशा में जाता है। क्योंकि सरकार ने इस दौर में जैसे फसल बीमा पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई 2016 में, अब आप सोचिए उसमें कितनी कंपनियां काम कर रही हैं। उसमें रिलायंस भी है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड। इनके भी अगर लाभ देखिएगा, जो कि फसल बीमा के जरिए जो किसानों को लाभ होना चाहिए, इन कंपनियों को क्यों लाभ हो रहा है। हम आपको जानकारी दें, पहले कंपनियों के नाम सुनिए। चोलमंडल, एमएस जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये एकमात्र
पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, बाकी 10 कंपनी बड़ी कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है जिनको खूब लाभ होता है, किसानों को लाभ नहीं होता है। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी, यार्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसी, कॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, फ्यूचर जनरल इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसमें जो पीएसयू है इसको शायद 1,500 करोड़ रुपए में करके क्रिएट किया गया था, और इसको जब लाया गया था तो ये कहा गया था कि इसके किसानों को कितना लाभ होगा। ये लगभग 500 जिलों में फैला हुआ है, 2 करोड़ फार्मर इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इसको जो अपना लाभ होता है सालाना वो 544 करोड़ का होता है। 1,500 करोड़ रुपए आपने 20 साल पहले लगाए, हर साल एवरेज अगर 500 करोड़ का लाभ हो रहा है जनरल इंश्योरेंस जो पीएसयू की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल होगा उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से आप लगाइए कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 2017-18 में जो प्रीमियम लिया गया वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए लिया गया, और जो क्लेम पेमेंट था उसको किया गया वो लगभग 12,408 करोड़ था, यानी लगभग 12,732 करोड़ रुपए। यहां भी फायदा उन कंपनियों को हो गया जो इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? किसानों के लिए, खेती के लिए, फसलों के लिए, लेकिन उनको लाभ नहीं होता, यहां इनको लाभ हो रहा है। ये सारी स्थितियां अलग अलग दौर में देखिएगा। उससे पहले चले जाइएगा 16-17 में, 2016-17 में, तो उस वक्त जो प्रीमियम कलेक्शन किया गया वो लगभग 24,000 करोड़ रुपए, और जो क्लेम पेमेंट किया गया वो लगभग 17,902 करोड़ रुपए। यानी उस समय भी जो बचा लिया कंपनियों ने वो लगभग 6,459 करोड़ रुपए कंपनियों को लाभ मिल गए। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में किसान काम कर रहा है, इतनी बड़ी तादाद में वो अपना अनाज उपजा रहा है, और उसका लाभ किन्हें मिल जा रहा है? उन कंपनियों को जिन कंपनियों को अनाज और खेत कभी देखा नहीं है। वो तो गोडाउन से ही सीधे उठाएंगे, और अब गोडाउन भी चला जाएगा एफसीआई के बदले अडानी का गोडाउन मान लीजिए है, या वॉलमार्ट का गोडाउन है, या कल एक और अमेरिकी कंपनी आ जाएगी उसका गोडाउन। रिटेल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनकी अलग हिसाब किताब है। वह मान लीजिए रिलायंस अपने तौर पर काम कर रहा है और दूसरी भी कंपनियां काम कर रही है, उनको भी लाभ है। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वह भी किसान एक्सपोर्ट किसान तो एक मंडी से दूसरी मंडी जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट भी जो कर रहे हैं उनको भी लाभ हो रहा है। भारत के भीतर में जो इस साल को आप देखिएगा तो केला कितना हुआ, हम आपको बताते हैं किसान कितनी मेहनत करता है। लगभग 30 मिलियन मीट्रिक टन, 1 मिलियन मीट्रिक टन में 100 करोड़ केजी होते हैं, यानी उसने लगभग 2,964 करोड़ केजी केला उपजाया। पपीता जो उपजाया वह 564 करोड़ केजी उपजाया। आम जो उपजाया वह 2,128 करोड़ केजी उपजाया। अमरूद 434 करोड़ केजी उपजाया। ये सारी चीज इसलिए बताने की जरूरत है, और इसके पैरेलल में हमको लगता है मिल्क प्रोडक्शन भी अगर आप जोड़ दीजिएगा तो पिछले साल 198 मिलियन टन यह मिल्क प्रोडक्शन था। 2021 में ये इस बरस टारगेट है 208 मिलियन टन का। इतनी बड़ी तादाद में अगर इस देश के भीतर में काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं सब चीज़ें, अब सवाल है इसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिलता है, और किसान करे तो क्या करे। इसके लिए दोबारा थोड़ी देर के लिए आप लौट चलिए उन परिस्थिति में जहां पर कितना कम, जब लॉकडाउन की स्थिति थी मार्च से जून के बीच में भी, जब किसान कुछ नहीं खा पा रहा था, कुछ मिल नहीं पा रहा था, जो उसके अपने घर में रखा था वही ले रहा था, उस दौर में भी एक्सपोर्ट हो रहा था। और जो मार्च अप्रैल मई जून ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट 23% बढ़ गया। आप कहेंगे 23% कितना होता है, तो ये एक्सपोर्ट 25,808 करोड़ का बढ़ गया। ये देश भर के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है जो बढ़ गया। लेकिन क्या किसानों को लाभ हुआ या एक्सपोर्ट कंपनियों को लाभ हुआ? एक्सपोर्ट कंपनियों को लाभ हुआ तो गोडाउन वालों को लाभ हुआ। गोडाउन ने कितने सस्ते में माल उठाया था किसानों से। यानी इस सुधार में, कृषि सुधार में कहीं भी किसान नहीं है, या किसानी खत्म हो जाए, सारी जमीन कॉरपोरेट के पास चले जाए, कॉरपोरेट अपने हिसाब से इस देश के किसानों को मजदूर बना के रखे और मजदूर उत्पादन करे जैसे इंडस्ट्री में करता है, तो एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री के तरीके से इस देश में डिफाइन किया जाने लगेगा। क्या दिक्कत है?
अब सवाल यह है कि अगर इतना लाभ हो रहा था, इसमें हमको लगता है और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अंगूर का जो एक्सपोर्ट हुआ है उससे 318 करोड़ का एक्सपोर्ट वालों को लाभ हुआ। दाल का जो एक्सपोर्ट इस दौर में हुआ वो 725 करोड़ का लाभ हुआ। जो डेयरी प्रोडक्ट से लाभ हुआ वह लगभग 314 करोड़ का सीधे सीधे लाभ इनको हो गया। ये सिर्फ उन 4 महीनों का जिक्र कर रहे हैं जब लॉकडाउन की स्थिति थी। अगर ये स्थिति है और इस स्थिति के भीतर अगर ये सच है कि इस देश के भीतर में 3000 से ज़्यादा कंपनी सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टिकी हुई है और उनकी संख्या 3000 काम करने वाले 3 लाख और उसको जो मुनाफा है वो 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, अगर सबको जोड़ दे रहे हैं आप, तो फिर एमएसपी को लेकर 15 लाख करोड़ का बोझ अगर सरकार पे पड़ भी रहा है तो सरकार क्यों नहीं उठाती है और सरकार इसको नेशनलाइज क्यों नहीं कर देती है? जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इस देश के भीतर में कोलफील्ड को नेशनलाइज किया, बैंकिंग सेवा को नेशनलाइज किया, इस दौर में हर चीज प्राइवेटाइज की जा रही है, हर चीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दी जा रही है, क्योंकि इसके आगे का जो टारगेट है, जो एक्सपोर्ट का टारगेट है, पिछले दिनों फिक्की में बहस जब चल रही थी और शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में होते रहते हैं, वालमार्ट ने कहा कि हम 2027 तक अभी जितना एक्सपोर्ट करते हैं 10 गुना ज़्यादा करेंगे। किसी को भी लगेगा कि वॉलमार्ट जैसी कंपनी अमेरिका से आकर भारत के प्रोडक्ट्स जो ग्रोसरी से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बता रही है 10 गुना ज़्यादा करेगी, और यहां तो किसान को 10 गुना क्या 1 गुना और दुगुना भी नहीं मिल पा रहे हैं पैसा, जिसका दावा प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में किया था। दुगना आय हो नहीं पा रही है और वो 10 गुना एक्सपोर्ट कर देगी। ये खेल क्या है? यही वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म का है। और सरकार का टारगेट क्या है यह भी जरा समझिए। 2019 अगर पिछले साल का आप जिक्र करें तो जो एक्सपोर्ट किया गया था वो तकरीबन 38.49 बिलियन डॉलर था। इसको अगर आप करोड़ में कन्वर्ट कर देते हैं तो लगभग 2,91,192 करोड़, यानी लगभग 3 लाख करोड़ एक्सपोर्ट किया गया। सरकार का जो टारगेट चल रहा है 2022 तक का, जिसमें उन्हें किसानों की आय दुगनी करनी थी, किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई लेकिन ये एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा। ये सरकार का क्लियर कट है। और सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स को आप देखिएगा गवर्नमेंट की साइट पे ही जाके, उसमें इस बात का जिक्र है कि यही वो 3 कानून हैं जिसके जरिए आने वाले वक्त में भारत ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। और अभी वह जो 38.49 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जिसको रुपए में कन्वर्ट हम कर रहे हैं तो लगभग 3 लाख करोड़ होता है, तो वह लगभग 60 बिलियन डॉलर हो जाएगा। यह एक्सपोर्ट का टारगेट है 60 बिलियन डॉलर। इसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट कर देंगे 60 बिलियन डॉलर को, तो यह लगभग 4.5 लाख करोड़ हो जाएगा। और टारगेट इसी लिहाज से मानकर यह चल रहे हैं कि 2024-25 तक जो ये सरकार, जो अगला चुनाव हम लोग जाने वाले हैं, उसमें लगभग 60 लाख करोड़ यानी डबल की स्थिति आ जाएगी। यानी सबकी आय बढ़ेगी जो भी इस देश की किसान के प्रोडक्ट्स पे जुड़ा हुआ है, लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ेगी। और सरकार जिस सब्सिडी का रोना रोती है कि हमको सब्सिडी देना पड़ता है, वो कितनी रकम है वह भी देखिए, क्योंकि सरकार एमएसपी को भी सब्सिडी में मानेगी, कोई इनकार नहीं है। आपको मानना है मानिए आप, लेकिन यहां तो है कि लागत जो लग रही है उससे हमको 1.5 गुना चाहिए था और आपने कहा था देंगे दुगुना। यहां तो 1.5 गुना की दूर की बात है, लागत नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार जो सब्सिडी देती है वो फर्टिलाइजर में 70,000 करोड़ का देती है। जो क्रेडिट सब्सिडी है वो लगभग 20,000 करोड़ का देती है। क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो लगभग 6,500 करोड़ है। जो सपोर्ट प्राइस है वो 24,000 है। हम जिस 80,000 करोड़ का आपसे जिक्र कर रहे थे, ओरिजिनली वो 24,000 करोड़ इसलिए बैठता है क्योंकि राशन दुकान में 2 रुपए और 3 रुपए वापस भी तो आते हैं जो आप गेहूं और चावल खरीदते हैं। और इस देश के लगभग 23 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है। उनको जब जोड़िएगा तो सरकार सपोर्ट प्राइस में सिर्फ 24,000 करोड़ रुपए दे पा रही है। इन सब को जब जोड़ दीजिएगा तो इसका मतलब है सरकार सब्सिडी हर साल, सेंट्रल गवर्नमेंट 1,20,500 करोड़ रुपए देती है सब्सिडी। स्टेट भी कुछ सब्सिडी देता है। स्टेट पावर के क्षेत्र में देता है 90,000 करोड़, इरिगेशन में देता है 17,500 करोड़, क्रॉप इंश्योरेंस देता है 6,500 करोड़। इसको जोड़िएगा तो तकरीबन 1,15,000 करोड़ बैठेगा। यहां पर एक सवाल यह भी है कि जब जब पावर का जिक्र होता है, पावर का जो सरकार सब्सिडी देती है वो सरकार की पॉलिसी कितनी करप्ट है इस देश के भीतर में, ये उसकी पहचान है।
इसलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सरकार के जरिए पावर सब्सिडी और किसान के जरिए पावर का इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता है। इस देश के भीतर में सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं किया गया। आप पानी दे दीजिए और पानी का मीटर चला दीजिए, वो बिजली के मीटर से कम पड़ेगा। तो सरकार ने इस देश के भीतर में पानी जो था मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को दिया, मैक्सिमम बिल्डर्स को दिया। एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं रखा। स्थिति बिगड़ती गई, भूजल भी नीचे हो गया। भूजल जब नीचे हो गया तो नीचे से पानी निकालने में और खर्चा आने लगा। वो डीजल का खर्चा हो या पावर का खर्चा हो, खर्चा तो बढ़ने लगा। और इस दौर में लगातार जो कीमत बढ़ती चली गई उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और इसके लिए लगता है कि आज हमको एक उदाहरण आपको गन्ना का दे देना चाहिए। गन्ना किसान, खासतौर से गन्ना को लेकर अक्टूबर 2016 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार थी, उन्होंने तय किया था 325 रुपए क्विंटल। आज की तारीख में भी वो 325 रुपए क्विंटल ही है, जबकि इस बीच में खाद की कीमत बढ़ गई, कीटनाशक की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, मजदूरी की कीमत बढ़ गई, ट्रैक्टर से मिल तक अगर ले जाना है उसकी कीमत बढ़ गई। यानी गन्ना किसान खुद को पिरोने लगा। स्थिति ऐसी आ गई। और इन सब के बीच जो चीनी मिल का संगठन है ISMA, उसने कहा कि अगर एक भी रुपया आपने बढ़ाया न्यूनतम मूल्य से जो 325 रुपए है तो फिर हमारे लिए भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा। और सरकार से वो मांग रहा है कि आप हमको इंटरेस्ट फ्री कुछ रकम दीजिए जिससे हम किसानों को पेमेंट कर सकें। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझिए। मिल वाला बोल रहा है कि इंटरेस्ट फ्री पैसा दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हम 3 किस्तों में भुगतान करेंगे। पहले 150 रुपए देंगे, फिर 100 रुपए देंगे और फिर 75 रुपए देंगे। 325 रुपए एक साथ एक मुश्त एक क्विंटल देने की स्थिति में हम नहीं हैं। जबकि हर कोई जानता है उत्तर प्रदेश में इस दौर में एक रैट ट्रॉट नाम की बीमारी फैली, गन्ने सूख गए 30 से 40%। हर कोई जानता है बहुत जगहों पर जल जमाव है, उसकी वजह से अन्य अनाज सड़ते चले गए। स्थिति ये आ गई, मिल वाला पैसा दे नहीं रहा है तो किसी भी हालत में जो 325 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना है उसके बदले 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल कोई कोल्हू को बेच रहा है, कोई कृषर को बेच रहा है। जबकि इसकी दूसरी स्थिति देखिए, गन्ने से चीनी बनती है, बगास बनता है, शीरा बनता है, प्रेसमेड बनता है, सभी की कीमत तय है, गन्ने की कीमत तय नहीं है। इस देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कीमत नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अगर आप उठा लेते हैं तो उसके बाद आप कुछ भी करते चले जाइए, आप दिन दुना 4 गुना लगातार कमाते चले जाएंगे। यह एक डेंजरस सिचुएशन है। यह है एग्रीकल्चर रिफॉर्म जिसमें हमको किसान चाहिए ही नहीं, हम लोग उस दिशा में बढ़ गए हैं। और यह दिशा सबसे ज़्यादा भयावह तब हो जाती है जब इस बात की जानकारी मिलती है कि आप किस रूप में चीज़ों को कमाते हैं और जो बीमा भी देते हैं वो कैसे देते हैं। पी साईनाथ साहब ने एक बढ़िया उदाहरण दिया था। महाराष्ट्र का एक जिला है अहमदनगर, वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि वहाँ सोयाबीन जो बोया गया, किसान लगभग उनकी संख्या 2,80,000 किसान हैं। उन्होंने प्रीमियम दिया फसल बीमा के तहत लगभग 19 करोड़ 20 लाख रुपए का। स्टेट गवर्नमेंट ने दिया 77 करोड़ रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया 77 करोड़ रुपए, सबको मिला दीजिएगा तो 173 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और उसमें से वहाँ पर जो कंपनी दे रही थी उसमें रिलायंस और एस्सार था जो बजट बीमा देती थी, उसने किसानों को दिया सिर्फ 30 करोड़, यानी एक जिले से 143 करोड़ रुपए सिर्फ महाराष्ट्र में कैसे कमा लिए। ये उनकी एक बेसिक एस्पेक्ट उन्होंने बताया था। लेकिन इसका आखिरी सच क्या है? आखिरी सच यह है कि इस देश के भीतर में जो NPA बढ़ रहा है वह एग्रीकल्चर की वजह से नहीं बढ़ रहा है। वह भी बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले जो कंपनियां हैं, वह जो बैंक लोन लेती है, उन्होंने अपने तौर पर NPA को कैसे बढ़ाया है। उसमें गोडाउन्स, रिटेल सेक्टर, एक्सपोर्ट वाले, एग्रो कंपनीज, बीमा कंपनी, एग्रीकल्चरल कंपनीज, इन सारी कंपनियों ने जो बैंक से लोन लिया गया, 2018-19 का एक छोटा सा डाटा आपको बता देते हैं। 2018-19 में लगभग 63 लाख करोड़ रुपया एडवांस दिया गया, उसमें से वसूला गया सिर्फ 1,33,000 करोड़ रुपए। सरकार ने माफ़ कर दिए 1,83,000 करोड़ रुपए। इस 63 लाख करोड़ में से जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ी हुई कंपनीज थी उन्होंने लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपया एडवांस लिया, उनसे वसूला जा सका सिर्फ 32,000 करोड़ रुपए। सरकार ने राइट ऑफ कर दिए 46,000 करोड़ रुपए और बाकी NPA में तब्दील हो जाएगा लगभग 78,000 करोड़। यह स्थिति इस देश के भीतर में है।
और इस स्थिति का मतलब बहुत साफ है कि जब तक इस देश के ऊपर से वो रेड कारपेट नहीं हटेगी जिस पर इस देश के पार्लियामेंट्रीज और गवर्नमेंट बैठकर इकोनॉमिक रिफॉर्म और एग्रीकल्चर रिफॉर्म का सोच रही है, तब तक जमीनी उपज के बारे में जनता भी जान नहीं पाएगी, किसान भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए किसानी को एक साथ देखिए और फिर तय कीजिए कि एग्रीकल्चर क्षेत्र का रिफॉर्म आप किसानों के लिए कर रहे हैं या कंपनियों के लिए कर रहे हैं। सच यही है, किसान खत्म हो जाए, कंपनियों के लिए हम रिफॉर्म कर रहे हैं और इसीलिए ये 3 कानून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।